मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपका सबसे पसंदीदा शो देश की बहस लेकर। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसको आपकी राय के आधार पर, आपके वोटों के आधार पर चुनकर हम बनाते हैं देश की बहस का मुद्दा। और आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बहस कि बिहार के बाद अब भारतीय राजनीति का सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है। ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं कि आज आपने देश की बहस का क्या मुद्दा चुना है। हालांकि प्रधानमंत्री ने तमाम अटकलों को आज शाम खत्म कर दिया है। आज हमारी देश की बहस का मुद्दा है बिहार चुनाव के बाद नीतीश बाबू पर निशाना क्यों। कुछ लोग निशाना लगा रहे थे, इसको 61% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। लेकिन आज हम इसी पर करेंगे बहस। प्रधानमंत्री ने आज बीजेपी मुख्यालय में अटकलों को खत्म कर दिया है। 61% लोगों ने वोट देकर इसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है कि अगर नीतीश बाबू की सीटें कम आई हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसके बाद बड़े भाई का व्यवहार करेगी। प्रधानमंत्री ने आज अभी अपने बीजेपी मुख्यालय के भाषण में साफ कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसके बाद तमाम वो अटकलें खत्म हो गई है जिसमें यह कहा जा रहा था कि नीतीश शायद अब मुख्यमंत्री ना हो। खुद प्रधानमंत्री के मोहर लगाने के बाद नीतीश की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तो इसमें मोदी मैजिक कितना है और सुशासन बाबू का सुशासन कितना। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाया। आज भले ही चिराग पासवान कह रहे हो कि उनका जो पूरा काम था नीतीश कुमार को कम सीटें दिलवाना और नीतीश कुमार को हराना वो सफल हो गया, लेकिन क्या चिराग पासवान की आगे की राजनीति सफल हो पाएगी? इस पर खास बात हम चिराग पासवान से भी करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं बिहार में आज का क्या रहा अपडेट और नीतीश बाबू पर कुछ लोगों ने साधा निशाना तो क्यों साधा। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आखिरकार चुनाव हुए, नतीजे आए और बहुमत एनडीए के पक्ष में। एनडीए में जीत का जश्न भी खूब बन रहा है, लेकिन एनडीए से बिहार में बाहर हार कर भी जीतने का दावा करने वाले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरा लक्ष्य जरूर ये था, मैं जरूर ये चाहता था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने और उसके लिए मैंने कोशिश की, मेहनत की। चिराग पासवान तो इतनी तसल्ली में दिखे कि उन्हें लगता है कि यही उनका लक्ष्य था। तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज्यादा मजबूत करता है। चूंकि चुनावी रैलियों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को ही बिहार का फिर से मुख्यमंत्री बता चुके हैं, इसलिए अब चिराग पासवान को लेकर बीजेपी सामने आ गई है। चिराग पासवान जी के बारे में स्पष्ट कर चुके हैं कि वो एनडीए बिहार के पार्ट नहीं है। उनकी पार्टी बिहार बेस्ड पार्टी है। हमारे नेता नीतीश कुमार थे, उन्होंने कहा नहीं हम लोग लड़ेंगे, उनका विरोध करेंगे और बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कुछ उनको भी चोट पहुंचाई, हमको भी चोट पहुंचाई। अपने कितना जीते, शायद एक जीते होंगे, लेकिन उनको नीतीश कुमार, ये अमित शाह जी ने बहुत समझाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने समझाया, बार बार आग्रह किया। अब नहीं माने तो नहीं माने, तो अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं, इसलिए उस पर क्या चर्चा की जाए। वो अपनी जगह पहुंच गए। खुद जेडीयू ने भी चिराग पासवान से अपनी नाराजगी जाहिर की है। कुछ लोग समझते हैं कि रामविलास, क्योंकि ये रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, तो ये समझते हैं कि रामविलास पासवान जी का हमारे पास पेटेंट है। अब लोग समझते हैं कि हम उनके क्योंकि बेटा हैं तो हम ही उन्हीं के सब विरासत। राजनीति में नेता का बेटा का कोई विरासत नहीं होता है, उस व्यक्तित्व का विरासत होता है। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार ही बिहार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। चुनाव से पहले के गठबंधन के धर्म को निभाने के लिए भले ही 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही जेडीयू के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन चिराग पासवान समेत कुछ लोग लगातार नीतीश कुमार की घेराबंदी करने का मौका ढूंढ रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि बहुमत एनडीए को मिला है और मोदी मैजिक का भी चुनाव परिणाम पर असर जमकर हुआ है, लेकिन अंत भला तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार विकास की पटरी पर सही सलामत दौड़े और सबका भला करे।
अंत भला सो सब भला, नीतीश कुमार ने भी अपनी आखिरी रैली में यही कहा था। क्या अंत भला हो चुका है? कम से कम जीत के बाद नीतीश कुमार और एनडीए के नेता ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने उनकी उम्मीदों को कैसे खत्म किया? चिराग पासवान की आने वाले समय की राजनीति क्या होगी? क्या चिराग पासवान ये समझते हैं कि उनके पिता की जगह मोदी जी कैबिनेट में उनको जगह देंगे? क्या चिराग पासवान ये जानते हैं कि आने वाला समय उनके लिए बिहार की राजनीति में मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से राजनीतिक बैर मोल ले लिया है? क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को बख्श देंगे? इन्हीं तमाम सवालों को समझने के लिए सीधे चलते हैं चिराग पासवान के पास। अब से थोड़ी ही देर पहले हमने चिराग पासवान से भी ये पूरी बातचीत की है। चिराग, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आप अपने आप को खुद हनुमान कहते थे, आप अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे। ये कैसा हनुमान जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंका में ही आग लगा दी? अगर आप नहीं होते तो शायद 140 से 150 सीटों के बीच नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, हम और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी को मिलता। क्या आपने बड़ा नुकसान नहीं कर दिया? क्या आपने राम की ही अयोध्या नहीं चला दी? भाई, मेरी अयोध्या तो भारतीय जनता पार्टी थी ना। भारतीय जनता पार्टी में आप मुझे बताइए कहाँ पे आग लगी? भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने खुल के हर मन से मैंने इस बात को कहा था कि जहाँ पे भी भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशियों, उनको खुलकर समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम समर्थक करें। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी महज शायद आई थिंक एक सीट से, अगर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने से चूकी हो तो शायद एक सीट से चूकी होगी। बट जिस तरीके से पिछली बार से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, तो कहाँ आग लगी? जहाँ तक रही बात, अगर आपकी आग की परिभाषा एनडीए में जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाना है, तो इसमें से कौन सी बात है जो मैंने पहले ना कही हो? आज क्यों सब कह रहे हैं कि भैया मैंने अयोध्या में आग लगा दी या लंका में? उस वक्त लंका अयोध्या की परिभाषा क्यों नहीं किसी को समझ में आ रही थी? मैं तो शुरू से मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जहां मेरे लिए अयोध्या होगी तो वहीं मेरे लिए लंका जनता दल यूनाइटेड होगी। कोई एक बात बता दीजिए जो मैंने बोली और उसको नहीं किया हो। जो कहा, जो मैंने किया वो मैं कह चुका था। जो कहा बस वही मैंने किया। मैंने तो कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को फेवर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और मैं जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। तो इसमें से कौन सी अनोखा कार्य मैंने किया जो मैंने पहले नहीं बोला? लेकिन चिराग, अब तो खुद प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। आपके पिता रामविलास पासवान जी, उनके बारे में कहा जाता था कि बिहार की राजनीति के जिस चोर को वो पकड़ते हैं वही सत्ता में आती है। आपके पिता इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक थे, आपसे चूक कहाँ हो गई? सिर्फ एक सीट, वो भी 243 में से। ये आपकी असफलता नहीं है चिराग? देखिए, चुनाव से पहले भी मैं यही चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और उनके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की हम लोग सरकार बनाए। बट हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं मानता हूँ कि सीटों की संख्या भी मायने रखती है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा चूके। हम लोग उतनी सीटें हम लोग नहीं पा पाए जितनी हम लोग को उम्मीद थी। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कौन सी ऐसी बात है या कौन सा मेरा ऐसा लक्ष्य है जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया? भाजपा को बढ़ाना मेरा लक्ष्य था, पूरा हुआ। जनता दल यूनाइटेड को नीचे करना मेरा लक्ष्य था, उसको मैंने पूरा किया। यहाँ पर हाँ, मैं चाहता था कि मेरी सीटें बढ़े, वो हम लोग नहीं कर पाए। बट मत प्रतिशत आप देखें लगभग दुगना करने में हम लोग सफल रहे। आज 6% पर मेरी पार्टी, और वो भी अकेले झंडे पर, अकेले संविधान के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीयत के साथ। बाकी जितने लोग हैं जो 15%, 15.5% पर आज सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, ये सब 4-4 झंडे के साथ थे, 4-4 दलों के साथ थे, गठबंधन के साथ थे। अकेले लोक जनशक्ति पार्टी में इतनी हिम्मत थी कि वो अकेले अपने दम पर ना सिर्फ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम लोगों ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया। जनता दल यूनाइटेड के जो लोग कहते थे कि भैया इनकी हैसियत क्या है, इनकी ताकत क्या है, इनका तो खाता भी नहीं खुल पाएगा, ये लोग तो, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। बताए ना भैया कहाँ पे मेरी जमानत जब्त हो रही है? मेरा कोई एक प्रत्याशी आप बता दीजिए जिसने कमजोरी से चुनाव लड़ा हो। 10 सीटें हम लोग की ऐसी थी जो कि महज थोड़े से मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे। 50,000 55,000 वोट पाने के बावजूद हम लोग वहाँ पर हम लोग चुनाव हारे। तो आज की तारीख में जब पार्टी का जनाधार बढ़ा है, आज की तारीख में जब पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, तो मेरे पास इसमें खोने के लिए क्या था जिसको लेकर मैं चिंतित हूँ? पार्टी आज एक नए सशक्त स्वरूप में तैयार है 2025 के लिए। लेकिन चिराग, आप ये कह रहे हैं कि मत प्रतिशत बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, और वोट शेयर भी इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने ज्यादा सीटें लड़ी हैं। पिछली बार आप एनडीए के साथ अलायंस में थे, आपने कम सीटें लड़ी थी। अगर आप ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो वोट प्रतिशत अपने आप बढ़ेगा। इसमें आप किस चमत्कार की बात कर रहे हैं? ये वोट प्रतिशत तो सिर्फ इसीलिए बढ़ा है क्योंकि आपने ज्यादा सीटें लड़ी।
बट वो सीटें जो मैं नहीं जीत पाया उसका भी तो आप आंकलन कीजिए ना भाई। आज की तारीख में देखिए, जब आप पब्लिक डोमेन में हैं और एज अ सेफोलॉजिस्ट आई थिंक मुझे हर विषय पर आकलन करना हम लोग के लिए ज़रूरी है। और मेरे लिए एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए चिंता का विषय होता अगर मेरा मत प्रतिशत मेरा घटता, मेरे लिए चिंता का विषय होता अगर मेरे अधिकांश कैंडिडेट 5वें 6ठे नंबर पर चले जाते, मेरे लिए चिंता का विषय तब होता जब हम लोग के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो रही होती, मेरे लिए चिंता का विषय तब होता जब पूरे बिहार के चुनाव में मुझे नकार दिया जाता, मेरी सभाओं में भीड़ नहीं आती, लोगों का मुझे उत्साह देखने को नहीं मिलता, जन समर्थन नहीं मिलता। आज 25 लाख वोट अकेले लोक जनशक्ति पार्टी अगर पाने की ताकत रख रही है और अकेले 25 लाख वोट अगर हम लोग पा रहे हैं तो इसके बाद मेरे लिए आगे के दरवाजे खुले ही हैं कि बंद हुए हैं। मेरे लिए चिंता का विषय होने की बजाय मेरे लिए ये एनकरेजिंग है एंड ट्रस्ट मी आई विल टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मैं आशावादी हूँ, मैं नकारात्मक सोच नहीं रखता, निराशावादी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरी पार्टी के लिए ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। आज से पहले हर जिला, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरी पार्टी का आज की तारीख पे संगठन नहीं हो, कैडर नहीं तैयार हो गया, समर्थक मेरे नहीं तैयार हो गए। इससे पहले सही कहा आपने, हम लोग कम सीटों पर चुनाव लड़ते थे, संगठन का विस्तार ही वैसा नहीं होता था। आज ना से मेरी पार्टी का विस्तार हुआ है, मेरा संगठन मजबूत हुआ है, मेरा कैडर बेस मेरा और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है और इसी सोच के साथ और इसी मजबूती के साथ हम लोग 2025 की तैयारी में उतरेंगे। लेकिन चिराग, अब आप क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी से? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आपने खुद राम कहा और आपको अपने आप को हनुमान। अब हनुमान प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीद करते हैं? आपने कहा आप एनडीए में तो बने रहेंगे, लेकिन आपने अदावत खुद नीतीश कुमार से कर ली है जो अब बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी केंद्र में आपको कैबिनेट के अंदर शामिल करें आपके पिताजी की जगह? भाई ये सवाल आप मुझसे उस दिन पूछ रहे हैं जिस दिन चुनाव परिणाम को आए हुए महज अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, कल देर रात तक चुनाव के परिणाम आ रहे थे और मंत्रिमंडल में जगह उस दिन खाली हुई जिस दिन मेरे पिताजी का निधन हुआ। हम लोग 8 तारीख की हम लोग बात कर रहे हैं, 8 तारीख को पापा का निधन हुआ और 8 तारीख पहले चरण के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया था। तो अब आप मुझे बताइए भाई, मेरे पास समय कहाँ बचा होगा कि मैं सोचूं कि मुझे मंत्रिमंडल में जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। जिस दिन से पापा का निधन हुआ तब से लेकर अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ था। कल जब परिणाम आया, अभी तक तो मेरी किसी से भाजपा में किसी से बातचीत भी नहीं हुई है मेरी इस बात को लेकर। और मेरे लिए ईमानदारी से सत्ता में रहने का मेरी परिभाषा से मंत्री बने रहें और इसीलिए आप सत्ता में नहीं हैं। मेरे लिए लक्ष्य अलग है, मेरे लिए उसकी रणनीति अलग है। सत्ता में आप तब भी रह सकते हैं जब आपके विचारों को सहमति दी जाए, आपके कार्यों को सहमति दी जाए। कहने को तो मैं बिहार में भी सत्ता में था, पर मुख्यमंत्री ना मुझसे बात करते थे, ना मेरा फ़ोन उठाते थे, ना मेरे दिए हुए सुझावों पर काम करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं केंद्र में, मैं सत्ता में, आपकी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं भी हूँ, तब भी मेरा समर्थन पूरी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कल भी था, आज और हमेशा रहेगा। लेकिन चिराग, मैंने आपकी तमाम बातें मानी, तमाम तर्क माना, लेकिन आप इस बात को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपने खुद कहा मुख्यमंत्री आपके फ़ोन नहीं उठाते थे, आपकी किसी सलाह पर गौर नहीं करते थे। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपने उनसे राजनीतिक बैर ले लिया तो वो आपको छोड़ते नहीं हैं। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार अब आपको छोड़ेंगे? और क्या आपको नहीं लगता नीतीश कुमार आपकी राह में बिहार में भी सबसे बड़ा रोड़ा बनेंगे और दिल्ली में भी? भाई विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। आप मुझे बताइए ना, मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर पूरे चुनाव में नुकसान पहुंचाया, मैं मानता हूं, इसका श्रेय मैं लेना चाहूँगा, बट आप मुझे बताइए कि मैंने कहां पर उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप किया या व्यक्तिगत टिप्पणी की। उन्होंने इसी कमरे में, जहाँ पर आज हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी कमरे का एक वीडियो मेरा वायरल किया। जैसे आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही आज से 20 दिन पहले भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। और वो ऐसे 20 दिन थे जब जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है, हम लोग यहाँ की परंपरा है कि वो घर से बाहर 10 दिन तक नहीं निकल सकता। मेरे पास डिजिटल कैंपेन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि मैं पीछे हो रहा था कैंपेनिंग में। मैंने वर्चुअल मीटिंग्स उस दौरान की, मैंने डिजिटल कैंपेन किए, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज मैंने प्लान की और यही सब कार्य मैं कर रहा था। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निरंतर मेरे ऊपर व्यक्तिगत इस तरीके के आरोप किए, मतलब यहाँ तक मेरे ऊपर प्रहार किया गया कि मेरे पिताजी की मौत के पीछे भी संभवतः कोई साजिश है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी तक उन्होंने पत्र लिखवाने का काम किया। वही प्रधानमंत्री जो ना सिर्फ दिन में 2 बार मुझे फ़ोन करके मेरे पिताजी का हालचाल पूछते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद मुझे बताते थे कि मेरी इस डॉक्टर से बात हुई, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं।
उस वक्त मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे पिताजी की मौत के पीछे भी संभवतः कोई साजिश है। आप मेरी नीतियों का विरोध कीजिए ना, बोलिए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सबसे खराब विजन डॉक्यूमेंट है। आप बोलिए कि चिराग पासवान पढ़ा लिखा नहीं है, गवार है, जानकार नहीं है, इसको बिहार नहीं समझ में आता, इसको बिहारी की सोच नहीं समझ में आती। आप नीतिगत मुद्दों पर मेरा विरोध कीजिए ना, जैसे मैंने किया। मैंने शराबबंदी का आपका विरोध किया क्योंकि मैं नहीं मानता कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे पैरेलल इकोनॉमी शराबबंदी के नाम पर खड़ी हुई है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार 7 निश्चय में हुआ है। मैंने आपकी नीति का विरोध किया। बाढ़ में बिहार हम लोग का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पे हर साल बाढ़ राहत पैकेज के नाम पर पैसा निकाला जाता है। ये पैसा कहां जाता है भैया? एक बरसात में तो तटबंध आपके टूट जाते हैं। तो मैंने तो आपकी नीति का विरोध किया। हाँ, अब अगर इसके बाद पुनः जो आपका सवाल था कि नीतीश कुमार मुझे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, अगर मुझ पे व्यक्तिगत प्रहार अगर वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं व्यक्तिगत मोर्चे पर भी उनसे लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ। मैं राजनीतिक मोर्चे पर नीतियों के आधार पर भी जिस खुले मन से बोलेंगे मैं उनके साथ बहस करने को तैयार हूँ। अपना 7 निश्चय ले आए, मैं अपना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ले आऊँगा। पापा मुझे इतना काबिल और इतनी ताकत देकर गए हैं कि मैं अकेले कम से कम मैं अपनी लड़ाई में लड़ सकता हूं। शेर का बच्चा हूं, जंगल चीरने निकला हूं, जंगल चीर कर विकसित बिहार बनाना, ये मेरा संकल्प है। चलिए चिराग, आप कह रहे हैं आप शेर का बच्चे हैं और रामविलास पासवान जी वाकई में एक कुशल नेता थे, कुशल नेतृत्व दिया उन्होंने बिहार को और लंबे समय तक देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उम्मीद करते हैं चिराग का भी आने वाला समय ठीक उसी प्रकार का हो। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आते हैं देश की बहस पर। देश की बहस इस बात पर भी कि क्या कोरोना काल में प्रधानमंत्री की जो नीतियां रही, आत्मनिर्भर भारत की नीति रही, या उन्होंने जो जो विजन पेश किया, क्या बिहार चुनाव के बाद और उपचुनाव के बाद जनता ने उस पर मोहर लगा दी है? और उसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, क्या मोदी मैजिक का प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री ने आज बीजेपी कार्यालय में अपने संबोधन में इस बात को साफ साफ कहा कि कार्यकर्ताओं की मौत, क्योंकि लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, कार्यकर्ताओं की मौत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने न तो ममता का नाम लिया, न ही पश्चिम बंगाल का, लेकिन अपना इशारा और अपना लक्ष्य साफ कर दिया। आप हाँ या नहीं में हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप तमाम प्लेटफॉर्म जानते हैं जिस पर आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब हम इसी कार्यक्रम के अंदर शामिल करेंगे अंत में। लेकिन सबसे पहले मैं अब बहस को आगे बढ़ाऊंगा। क्या कांग्रेस के लिए यह आत्मनिरीक्षण का वक्त है? क्या कांग्रेस को अब अपनी नीतियों पर, अपने नेतृत्व पर विचार करने का समय आ गया है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्हीं के शहर से आते हैं चरण सिंह सप्रा साहब, बहुत विद्वान है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इसके अलावा मेरे साथ कौन कौन गेस्ट है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम शुक्ला तो है ही, लेकिन मेरे साथ उदित राज जी जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। कांग्रेस के नेता हैं, उदित राज जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उदित राज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ईवीएम को लेकर। इसके अलावा प्रमोद त्यागी आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक बड़े खुश होंगे, यंग है, जेडीयू के अंदर आए हुए हैं और अभिषेक इस बात से बहुत खुश होंगे कि आज प्रधानमंत्री ने उन तमाम अटकलों को शांत करके कह दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। इसके अलावा अजय कुमार जी हैं, मेरे प्यारे मित्र, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी के और साथ ही साथ पत्रकार भी रहे हैं हमारे साथ। लेकिन चरण सिंह सप्रा साहब, आपने कहा सबसे पहले लॉकडाउन फेल है, आपने कहा प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए जो नीतियां बनाई वो फेल हैं, आपने उनके पैकेज को फेल बताया, आपने कहा कि ये पैकेज पूरी तरह से आई वॉश है। इस बीच चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ, आपने लगातार ये कहा कि नहीं चाइना ने तो हमारे यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार और उपचुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के बाद जितने भी स्टेप्स लिए, जनता ने अब उस पर मोहर लगा दी है? नहीं, देखिए दीपक जी, इस तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना का विषय जो है वो ये नहीं हम कह सकते कि बिहार का जो नतीजा आया वो एक नेशनल रेफरेंडम बन गया है। इस तरह की बात हम नहीं कह सकते हैं। अनेक कारण है उसमें। अगर प्रधानमंत्री इस तरह से कहते हैं कि हमने कोरोना में बहुत अच्छे काम किए, जिस तरह से उन्होंने अभी अपने भाषण में भी वक्तव्य पूरा उसी पे किया है। क्या कहा? मैंने कहा उपचुनाव भी आप देखिए, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, ये सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जहां पर हाथरस का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, सभी जगह थंपिंग मेजॉरिटी मिली है भारतीय जनता पार्टी को।
नहीं तो उपचुनाव अगर आप देखते हैं, उपचुनाव पर बात करेंगे तो हमने भी उपचुनाव हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जीता है और भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में ही उपचुनाव जीती है जहां पर उनकी सत्ता है। तो आप उपचुनाव और ये सारी चीजें अगर मिक्स करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना काल में अगर आप क्रेडिट लेते हैं तो ये भी डिस्क्रेडिट भी आपको जाता है कि जो 1,28,000 मौतें हुई हैं या 1,30,000 हमारे भारतीय जो उसमें मरे हैं कोरोना के कारण, या जो बेरोजगारी हुई है, या जीडीपी जो 23.9% पहुंच गई है, तो इसका डिस्क्रेडिट भी तो नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए। इसकी जवाबदारी किसकी तय होगी? मौजूदा सरकार की तय होगी ना। जो बेरोजगारी हुई या जो महंगाई हुई है, जो आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये जवाबदारी किसकी है? तो आप एकमात्र राज्य के चुनाव को या उपचुनाव किसी राज्य में कहीं 1 हुआ, कहीं 4 हुए, कहीं 7 हुए, कहीं 28 हुए, उनको देख करके आप एक नेशनल रेफरेंडम बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। नेशनल रेफरेंडम नेशनल इश्यूज पे बनता है, राज्यों के इशू पे नहीं बनता है। अभी आपने चिराग पासवान जी का जो अभी इंटरव्यू चलाया उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मेरा लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का। यानी चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की मैच फिक्सिंग हो चुकी थी, वो एक मोहरा बन चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मोहरा बनाया नीतीश को नीचा दिखाने के लिए, नीतीश की सीटें कम करने के लिए। तो इस तरह के राज्यों के अंदर अलग अलग खेल हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये राज्यों के चुनाव को आप नेशनल रेफरेंडम करके नहीं घोषित कर सकते। आपने खेल कहा, लेकिन कुछ लोग फेल भी हुए हैं। आपका नेतृत्व बिहार के मामले में कम से कम फेल हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? खेल हुआ है, फेल हुआ है, या प्रधानमंत्री के मोदी के मैजिक पर मोहर लगी है? आप किस हिसाब से मानेंगे? क्या आप चरण सिंह सप्रा जी की इस बात से सहमत है कि इसे नेशनल रेफरेंडम नहीं माना जा सकता? ये दीपक जी, ये तो जब 303 सीटें लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो गई, तब भी इन्होंने कहा कि नेशनल रेफरेंडम नहीं है। तो कांग्रेस को तो भाई एक मुंबईया कहावत है, गिरे फिर भी टांग ऊपर। आप देखिए, गुजरात जो पश्चिम में है वहाँ भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीतती है। मणिपुर जो पूरब में है, सुदूर पूरब में है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। लद्दाख में जो है वो काउंसिल का चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश, मध्य भारत है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है। दक्षिण में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है सप्रा साहब, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। बिहार का चुनाव परिणाम आप सामने से देख रहे हैं। ऐसे में इसका, और बिहार में सबसे जबरदस्त स्ट्राइक रेट किसका है? तो भारतीय जनता पार्टी का है। सबसे पुअर स्ट्राइक रेट किसका है? तो कांग्रेस का है। और कांग्रेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। कांग्रेस के जो सहयोगी दल है, माले की तरफ से क्या बयान आया? माले के दीपंकर भट्टाचार्य का बयान आया कि यदि कांग्रेस को आरजेडी ने ज्यादा सीटें नहीं दे दी होती तो हमको ज्यादा सीटें मिलने की संभावना होती। ये मेरा बयान नहीं है, ये कांग्रेस का जो सहयोगी दल है उसके दीपंकर भट्टाचार्य का बयान है कि कांग्रेस को बिहार में आरजेडी ने जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी, इस कारण हमारे महागठबंधन को नुकसान हुआ, ये उनका कहना है। और आप राहुल गांधी जी की सभाओं का स्ट्राइक रेट देख लीजिए और मोदी जी की सभाओं का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, सब सामने आपके। दूध का दूध, पानी का पानी है। अब इसके बाद इनके पास बचता क्या है? तो इनके पास चीयर लीडर्स हैं उदित राज जी जैसे, जो लगातार ईवीएम पर प्रहार करेंगे। हार गए चुनाव तो ईवीएम खराब है, जीत गए चुनाव तो ईवीएम अच्छी है। इनका लगातार जो संवैधानिक संस्थानों पर, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो उसके खिलाफ बात करेंगे, संवैधानिक संस्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बात करेंगे। ये कार्यपालिका के विरुद्ध है, न्यायपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध है, भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध है। भाई आप किसके समर्थन में है तो बताइए। आपको अगर जनता चुनाव नहीं जितवाती, जनता आपके प्रति विश्वास नहीं रखती है, तो ये दोष जो है इस देश की संवैधानिक संस्थानों का नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसी सवाल को लेकर मैं जाऊंगा चरण सिंह सप्रा जी के पास, लेकिन सप्रा जी उससे पहले गुड़गांव चलता हूं। देश की बहस में हम दर्शकों को जोड़ते हैं। ये इकलौता बहस का शो है जिसमें हमारे दर्शक आप तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ लाइव जुड़ते हैं। तरुण शेखर जी, आप एग्री करेंगे प्रेम शुक्ला जी से? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या राहुल गांधी जी के लिए ये वेकअप कॉल होना चाहिए कि भाई आप 2019 तो हारे ही हारे, लेकिन अब भी शुरुआत कोरोना के बाद, इतने बड़े पैंडेमिक के बाद आपकी शुरुआत हार से हो रही है, वो भी करारी हार से?
जी ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये वेकअप कॉल सबके लिए होना चाहिए, तमाम नेताओं के लिए होना चाहिए और कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल ये वेकअप कॉल है कि एक अच्छा मौका था आपके पास कि अगर आप कोरोना काल में सरकार की नाकामी दिखाना चाहते थे, सरकार की नाकामी का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और वो आप ढंग से नहीं कर पाए। अगर आप बात करें जो ये चंद दिनों में जो तेजस्वी यादव जी का जो प्रचार प्रसार रहा है, जो कैंपेनिंग रहा है, इसमें आपने गौर किया होगा कि मोदी जी के काम से जनता में जरूर थोड़ी जागरूकता और खुशी है। राम मंदिर पर जो उन्होंने वादा किया पूरा किया और भी जो कई वादे हैं उनके, किसानों तक पैसा पहुंचाना, रसोई तक उनके गैस पहुंचाना, इन सभी जो चीजें हैं, जो उनके इनिशिएटिव इतने सफल रहे, इतने ईमानदारी से चले हैं कि उनको ज्यादा विश्वास था मोदी जी की बात पे कि एनडीए को जिताना है बिहार में और एनडीए की सरकार बनानी है। लेकिन एक आदमी 31 साल का एक व्यक्ति आता है और वो बेचूक अचूक आपको चोट करता है कि मैं आपको रोजगार दूंगा, बिहार के अन्य प्रदेशों, बिहार से बाहर जो अन्य प्रदेश है वहां बिहारियों के लिए कोई सेंटर रहेगा जहां पे आप अपनी परेशानियों को हवाला दे सकते हैं, परेशानियों को बता सकते हैं और बिहार की सरकार आपकी मदद करेगी। आपने गौर किया कि उन्होंने कनेक्शन की बात करी। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़े पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने बिहार पे बिहारियों से बात करनी शुरू की है। नेताजी लोग कुछ भी कहेंगे लेकिन दिस इज ग्रेट वेकअप कॉल और इनको ये समझना होगा कि पटना जो बिहार की राजधानी है वो बिहार से बहुत दूर हो गई है। आप कहीं से भी चलें पटना के लिए काफी समय आपका जाया होता है। तो फरियाद की बात तो आप तरुण जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि तमाम नेताओं के लिए वेकअप कॉल होगा। लेकिन अब सवाल मेरा बनता है सीधे प्रमोद त्यागी जी से। प्रमोद त्यागी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आरजेडी जिसने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, अगर डुबोया आपको तो कांग्रेस पार्टी ने डुबोया। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सही होता, दीपांकर भट्टाचार्य ने ठीक कहा है, तो आप सरकार में होते। कोई बहुत अंतर नहीं है आपका नीतीश कुमार जी के गठबंधन से यानी एनडीए से और महागठबंधन का। देखिए, मैं आपकी बात से दीपक चौरसिया साहब, मैं थोड़ा सी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब गठबंधन होता है तो दोनों पार्टियों के नेता मिलते हैं और उसमें वो देखते हैं कि उनके लिए उस समय के हिसाब से क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सी सीटों का बंटवारा कैसे हो। ये काफी सोच समझ के फैसला लिया जाता है। हाँ, उसके बाद भी अगर किसी का कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम हुआ है तो हाँ, ये सोचने का विषय है कि उसका इतना कम क्यों रहा। लेकिन ऐसा जरूरी है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो उससे में तय होता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा बार बार आपसे दीपक चौरसिया साहब, आप इतने पुराने फेमस है, आपका चैनल है, कि जब बार बार ईवीएम का सवाल उठता है तो इस सवाल को खत्म क्यों नहीं कर जाता, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराया जाते चुनाव। पिछले 6 साल से ये मुद्दा चल रहा है। मैं खुद बिहार गया था, मैं कम से कम 6-7 जिलों में घूमा था, मैंने देखा था जोश के साथ, पूरे जोश के साथ भीड़ थी। तो वो वोटों में तब्दील ना हो, इसका मैं नहीं मानता ये पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। और चलो अगर नहीं भी है, लेकिन त्यागी जी, ये तो वही एक्सक्यूज हुआ ना, हार गए तो मशीन खराब है, हार गए तो मशीन खराब है, ये कौन सा तर्क हुआ। और अगर वाकई आपका ये तर्क था तो आपको चुनाव में नहीं जाना था, चुनाव आयोग के सामने कहना था कि जब तक ईवीएम का इश्यू आप सॉर्ट आउट नहीं करते। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, कांग्रेस के कुछ नेताओं और कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से और कुछ स्वयंसेवी संगठनों की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका क्लोजर दिया था। फिर तो आपको चुनाव ही नहीं लड़ना था अगर ईवीएम पर आपको इतनी दिक्कत थी तो। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। मैं यही कहता हूं विपक्षी दलों को कि जब तक बैलेट से चुनाव ना हो तो चुनाव का बायकॉट करना चाहिए। मेरा अभी भी यही कहना है। ये तो नई बात कह रहे हैं अजय कुमार जी, आपको भी लगता है चुनाव का बायकॉट होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि ईवीएम खराब है। अजय कुमार, नहीं, तो इसकी शुरुआत आज यहीं आपके चैनल से हो, न्यूज नेशन से। इनके तमाम जीते हुए विधायक इस्तीफा दें और गवर्नर हाउस को घेर ले और उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन लगाए। आज शुरू करें ना, किसने रोका है? दे माननीय तेज प्रताप जी ये इस्तीफा। त्यागी जी करेंगे? अजय कुमार जी का अच्छा सुझाव है, आपके विधायकों का इस्तीफा करा दीजिए, उच्चतम न्यायालय में चले जाइए कि ईवीएम खराब है इसलिए हमारे। नहीं, उच्चतम न्यायालय में नहीं सर, ये जब उच्चतम न्यायालय तो जा चुके हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस पे सवाल क्यों नहीं है। ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा जाते? जब 6 साल से डिस्कशन चल रहा, बार चलता है, इसमें क्या ऐतराज है बताइए? भाई लड़के जीत जाते हैं, शपथ ले लेते हैं। चुनाव पिछले 20 सालों से हो रहे हैं त्यागी जी, 20 सालों से, जिसमें आप जीते भी है, जिसमें आप हारे भी हैं। लेकिन ज्यादा सवाल पिछले 5 साल से उठ रहे हैं। पहले बीजेपी में इस्तीफा दो ना, राज में 2 इस्तीफा बिहार में, पूरे देश में दिलाओ ना इस्तीफा।
प्रदेश में अरे हमें तो स्वीकार है, हमें शिकायत ही नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो आपकी पार्टी को है ना। इलाज उनका होगा। प्रॉब्लम तो क्या जी आपकी पार्टी को है ना कि ईवीएम ठीक नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी को नहीं, हमारी पार्टी को 6 साल से पूरे देश की पार्टी को इस पर ऐतराज है। बीजेपी को चलिए दीपक जी, आपने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। इनकी पार्टी को नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्टी की बात कर रहे हैं आपके चैनल पे। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात आप ठीक है, अभिषेक से पूछ लेता हूं। अभिषेक, करना चाहिए आरजेडी को ऐसा कि अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो सभी विधायक इस्तीफा दे दें और उच्चतम न्यायालय चले जाए सीधे। अजय कुमार जी का सजेशन ठीक है, क्या कहेंगे अभिषेक इस सुझाव पर आप? देखिए ना, जैसे जब एग्जिट पोल आए थे दीपक यहाँ पर, तो आरजेडी के जितने प्रवक्ता थे ना, अपने सीटों से उचक उचक कर बयान दे रहे थे कि देखिए हम जीतने वाले हैं। तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन जैसे ही ये लोग पिछड़ने लगे, अरे ईवीएम पे आपको दिक्कत थी जनाब, तो जैसे ही आपने रुझानों में भी लीड ली, उस वक्त आपने एतराज क्यों नहीं जताया? उस वक्त तो आपने एतराज जताया नहीं, और अब हार गए हैं। तो इनकी स्थिति कैसी है? वैसी ही है जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा अगर नहीं है, परीक्षा देता है, जानता है कि फेल होगा, फेल हो भी जाता है, तो अपने पेरेंट्स के पास झूठ मूठ का बहाना बनाकर रोता है, ये नहीं हुआ, तबीयत खराब थी, पेट में दर्द था, सिर में दर्द था। और दूसरी बात, मैं बड़ा व्यक्तिगत रूप से लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन लोजपा के लोग अगर आरजेडी पर आक्रामक होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, आप दोनों ने तो एक ही मंशा से काम किया ना, एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर। लोजपा राजद की भी टीम बनकर लोजपा ने काम किया इस चुनाव में, तो वे लोग अगर आक्रामक होते हैं तो जरा भी अच्छा नहीं लगता है। अरे अगर लोजपा सहयोग नहीं करती, थोड़ा टाइम दे दीजिएगा इनको, मैं जवाब दे देता हूं। सचमुच का सहयोग अगर आपको करना होता तो सचमुच आप भाजपा को बना सकते थे नंबर 1 की पार्टी यहाँ रहकर, लेकिन आपने तो आरजेडी को नंबर 1 पार्टी बनाया है। चिराग पासवान जी की बातें भी मैं सुन रहा था। आप जरा सोचिए कि वो एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने नकारात्मक राजनीति का एक बेहतरीन नमूना बिहार में पेश किया है कि हम आइडियोलॉजी पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, विचारधारा पे नहीं लड़ेंगे, हम इस पार्टी को बस हराने के लिए लड़ेंगे चुनाव। बताइए जरा, खुद से आकर झाजी लगता है थोड़ा देर से आए। जब सुनता होगा तो क्या सोचता होगा कि भाई इनके पास एक कोई नीति ही नहीं है। लगता है थोड़ा देर से आए। आप चिराग पासवान जी का पूरा इंटरव्यू फिर से सुन लीजिए, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है दीपक जी ने। जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता का आशीर्वाद किया। आपने कितना भी पीछे धकेलना चाहा, लेकिन जनता ने अपना मैंडेट पूर्ण बहुमत के साथ। ठीक है अभिषेक, इस मुद्दे पर आऊंगा क्योंकि अजय जी भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं नलिन कोहली जी के पास चलता हूं। अभिषेक, हम अपने जवाब छोटे छोटे रखें तो मेरे ख्याल से चर्चा और रोचक होगी और चुटीली होगी। सीधे चलता हूं नलिन जी के पास। नलिन जी, अभी एक आरजेडी की तरफ से कहा गया भाई हारे तो हम ईवीएम के कारण है। अजय जी ने उनको सुझाव दे दिया तमाम विधायक इस्तीफा दे दे, उच्चतम न्यायालय चले जाए। क्या कांग्रेस और आरजेडी को मिलकर ये करना चाहिए अगर ईवीएम से उनको दिक्कत है? क्योंकि उदित राज जी भी कह चुके हैं, खुद दिग्विजय सिंह जी भी कह चुके हैं, और कांग्रेस से भी गाये बगाये बयान तो आ रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन का इस बात को लेकर वो दीपक जी, कांग्रेस पार्टी अद्भुत पार्टी है और आरजेडी उनसे सीख रही है। जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया है, तो अगर इस्तीफा देना है तो उनको फिर जहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम मानते हैं कि हमारा जीतना गलत था, तो वहां से इस्तीफा दे दें। बिहार तक ही क्यों सीमित रखें इस बात? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हर बार जीतेंगे तो ईवीएम बढ़िया है, हारेंगे तो ईवीएम में खोट है। और आरजेडी जो है, मतलब ये कौन सी एक नई परिभाषा हो गई है कि जो हमारा घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। अरे घोटाला करने वाली पार्टी जिसने जंगल राज को स्थापित किया था, सत्ता में नहीं आई तो जंगल राज का वो एक प्रमाण दे रहे थे कि भैया ईवीएम हो, संवैधानिक संस्था हो, पूरी जो जिस पर मतलब दुनिया का विश्वास है, पूरा हमारी निष्पक्षता जो चुनाव आयोग का है उसको नजरअंदाज करके बोल रहे हैं। तो ये एक मजाक है। अब वो अपने आप को एक राजनीतिक मजाक बनाना चाहते हैं तो भाजपा उनको कैसे रोक सकती है? ठीक है। चरण सिंह चपरासी जी, क्या आप उदित राज की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप दिग्विजय सिंह जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ईवीएम गड़बड़ियां, आरओ ने जो है इलेक्शन रिजल्ट्स रोक दिए, डिक्लेयर नहीं किए, नीतीश जी के दबाव में कुछ सीटों में उन्होंने जेडीयू को जिता दिया। क्या इस तर्क में आपको वजन दिखाई देता है कि आप लोग हार के बहाने ढूंढ रहे थे? देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। उदित राज जी आपके शो पे है, आपने उनको बुलाया है
अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो उनके पास में कारण होंगे, उचित कारण, वो उसका उत्तर निश्चित रूप से ठीक तरह से दे सकते हैं। वैसे उदित राज जी को मैंने बुलाया था शो के अंदर, वो आए भी थे, लेकिन सवाल सुन के वो उठ के चले गए। बहस का मुद्दा तो बनता है कि अगर ईवीएम से इतनी दिक्कत है तो क्यों ना सब पॉलिटिकल पार्टी खड़े होकर संसद में बोले, सरकार के सामने बोले, उच्चतम न्यायालय में बोले, सबके सामने बोले कि भाई ईवीएम से हमको वाकई में दिक्कत है। मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधे उनके पास चलता हूं और उनसे जानता हूं कि ईवीएम के मामले में क्या है। प्रवीण तिवारी मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आप बताइए, आपको भी ईवीएम पर शक है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, आरजेडी की तरह? क्या आपको लगता है पटना चुनाव में, बिहार चुनाव में धांधली हुई है जो आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है? बिल्कुल गलत है दीपक जी। ये लोग, जैसे कहावत कही जाती है ना, खिसियानी बिन्नी खंबा लोचे, तो ये वही है। जब ये ग्रांड विक्ट्री ये आप वाले जीते दिल्ली में, राजस्थान में कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती 2/3 बहुमत से, तब कहाँ इनकी ईवीएम थी? तब ईवीएम खराब नहीं थी क्या? अब ये तेज प्रताप और तेजस्वी जीत गए ईवीएम से ही, ये लोग इस्तीफा दे क्यों नहीं देते हैं? इस ईवीएम से जब ये जीतते हैं तो इनको अच्छा लगता है। 2015 के चुनाव में इसी नीतीश जी के साथ में ये जीते थे, सरकार बनाए थे, तब इनको ईवीएम पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा था। अब हार गए तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर नीतीश जी या किसी के हाथ में अगर ये रहता तो क्या अपनी सीट कोई घटाता, या फिर हम क्यों नहीं 100-80 अपना सीट जीताता? ये इनकी मंशा यही है कि अपने लोगों को जो है ना दिग्भ्रमित करें। आपके इसी तर्क को ले जाता हूं त्यागी जी के पास। त्यागी जी, मुझे बताइए, अगर सब कुछ नीतीश जी के हाथ में था, आपको रुकना पड़ेगा तिवारी जी, आपने अपनी राय दी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी सवाल को मैं त्यागी जी के पास लेकर चलता हूं। त्यागी जी, फिर तेज प्रताप भी गलत जीते और तेजस्वी गलत जीते अगर ईवीएम पर शक है तो? देखिए, कोई भी आदमी 100% बेईमानी थोड़ी करेगा। वो तो ये दिखाएगा ना कि जनता में कहीं नहीं है, चुनाव ठीक है, आसपास रहेगा। मैं सिर्फ मेरा सवाल आपसे ये था साहब कि अगर बार बार सवाल उठता है ईवीएम पे, तो बैलेट से पेपर से कराने में क्या नुकसान है? जब पूरी दुनिया के ज्यादातर विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, ईवीएम करा के उन्होंने छोड़ दिया, ईवीएम से आगे निकल चुके हैं जिन्होंने पहले ईवीएम से कराया था। तो हमारे हिंदुस्तान में क्या बात है? हिंदुस्तान की साख बनेगी, कोई ऐतराज नहीं कर पाएगा, ये जो मुद्दा है खत्म हो जाएगा। इसका कुछ 2015 में आप जीते थे ना, आप जीते थे ना नीतीश जी के साथ, तो आपको बोलना था भाई ये भी चुनाव बैलेट पेपर से हो। उस जीत को आपने कैसे सही मान लिया? फिर उस जीत पर भी सवाल उठाने थे। मैं देख रहा हूं अभिषेक और अजय जी दोनों हाथ उठा रहे हैं, दोनों इसका जवाब देंगे। फिर 2015 की आपकी जीत में भी कोई गड़बड़ झाला रहा होगा जरूर, जब आप लालू जी और नीतीश जी साथ मिलकर लड़े थे तब। नहीं, जब मैं जवाब दूं क्या? हेलो, जी बिल्कुल, मैं जवाब दूं सर। मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि जिससे ईवीएम में गड़बड़ भी हो जाए और हमें लोग शक भी ना करें, एक लॉजिक भी बन जाए। नहीं वहां जी नहीं हुआ था, वहां आप जीते थे। वो तो उनकी मर्जी है ना, जहाँ जिताना चाहे जिता देते हैं, जहाँ हराना चाहे हरा देंगे। सर ये तो, अगर मैं कहता हूँ ये तो बहुत ही त्यागी जी, ये तो बहुत बचकाना एक्सक्यूज है। नहीं, बचकाना तो नहीं है सर, आपको ऐसा लगता है? अभिषेक, क्या कहेंगे त्यागी जी के इस एक्सक्यूज पर, इस तर्क पर कि भाई गड़बड़ झाला तो नीतीश जी ने किया है, पर उतना किया जितना पच जाए, अपने आप को छोटी नानी बना लिया उन्होंने ईवीएम पे मैनेजमेंट करने के बावजूद भी। नीतीश जी ने नहीं किया ये। पहले के चुनाव के एग्जाम्पल तो दे दिए, लेकिन त्यागी साहब की बात ऐसी लगती है ना जैसे कोई सेल्फ गोल नहीं मार देता है कि किसी डिबेट में किसी ने सेल्फ गोल मार दिया और खुद की बातों में फंस गया, वही स्थिति है। और दूसरी बात कि यदि ईवीएम का मैनेजमेंट ही करना होता तो ये आंकड़ा 125 क्यों आता, 150 क्यों नहीं चला जाता? और क्यों नहीं हम चाहते कि तेजस्वी जी और तेज प्रताप यादव जी हार जाएं? तो भाई बातें हम लोग ऐसी करें जो एकदम देश पर आधारित बातें हो। भाई अगर ईवीएम है, और दूसरी बात दीपक जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ईवीएम की जो प्रथा आई वो कांग्रेस की रिजीम में ही आई। तो भाई आप अपने साथी को क्यों नहीं कहते हैं कि ईवीएम के बारे में तो लेकर के 80 लोग आए थे चुनाव में, और अब जब आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो इसको क्यों नहीं व्यापक स्तर पर उठा के हटा देते हैं? जहां आप जीतते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं, जहां हारते हैं वहां तो भाई हम आज बवाल कर देंगे। वही कल बिहार में भी देखने को मिला हम लोगों को, आदरणीय मनोज झा जी के नेतृत्व। ठीक है, लेकिन अभिषेक, आपने जो लोक जनशक्ति पार्टी पे हमला किया वो भी काफी दिखाई दे रहा है कि अब आपके मन में उनके लिए क्या है। अजय कुमार जी, सावधान रहना पड़ेगा चिराग पासवान जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बारे में प्रसिद्ध है कि अगर एक बार उन्होंने दिमाग में बना लिया छोड़ेंगे नहीं फिर वो।
जी, अभी तो मैं अभिषेक झा जी के सवाल पे सीधे आ जाऊं या बाद में आऊं? मैं थोड़े आपकी ईवीएम वाली चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता था, अगर मुझे इजाजत हो। जी बिल्कुल, बढ़ाइए पहले तो ये त्यागी जी को बता दो, ये बिल्कुल त्यागी जी जो बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगा आज हम कपिल शर्मा शो में हैं, तो आज टीआरपी तो अच्छी आएगी दीपक भाई आपको, पहले इसके लिए बधाई। जो दूसरी बात है ये कहे कि बेईमानी नाप तौल के करते हैं ईवीएम में, तो 40 में से 39 सीटें क्यों जीत ली थी लोकसभा में? उस वक्त नाप तौल मशीन भी खराब हो गई थी जिससे ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं। और जो तीसरी बात आपने कही कि संसद में क्यों नहीं सवाल उठाते, इलेक्शन कमीशन ने 2 बार ओपन चैलेंज का आयोजन किया जिसमें इनके पार्टी के नेता माननीय मनोज झा जी मौजूद थे। उदित राज जी उस समय तो भाजपा में थे, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वो नहीं आए थे, भूपेंद्र यादव जी आए थे। उस वक्त मनोज झा जी ने उस मीटिंग में क्यों नहीं कुछ कहा? आप वाले बाहर चैलेंज कर रहे थे और वहां अंदर नहीं आए, जो कह रहे थे हम हैक कर लेंगे। और कपिल सिब्बल लंदन में जाकर के वहां प्रदर्शन कर रहे थे कि ईवीएम कैसे हैक होता है, एफआईआर के डर से भाग करके आए, माफी मांगे। तो यहाँ इस चैनल पे आकर के ये कपिल शर्मा शो बनाना एक सीरियस बहस को, ये तो जनता देख रही है आपको। ये मुझे कहना था आपकी बात पे कि संसद में ये क्यों नहीं उठा सकते। मैं आपके अभिषेक के सवाल पर आऊंगा, एलजेपी वाले पर, लेकिन मुझे लगता है त्यागी जी से इसका जवाब लेना चाहिए। त्यागी जी, बिल्कुल, त्यागी जी क्या कहेंगे? चैलेंज अगर इलेक्शन कमीशन ने दिया था, वहां प्रूव कर देते हैं आपकी, भाई देखिए ईवीएम से खिलवाड़ होता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, ईवीएम बंद हो जाते, बैलेट पेपर से चुनाव होता, आप सरकार बना लेते। दीपक जी, मैंने शुरुआत करी थी, आपको याद हो, मैंने शुरुआत इस बात से करी थी कि जब सबका शक आ रहा है, शक को खत्म कर दो ना, बैलेट से कराना शुरू करो। बैलेट पेपर में क्या है, मेरा सवाल ये है, बैलेट पेपर आप लूट लें बिहार में, जैसे आप लूटते थे बूथ, ताकि आप बिहार में बूथ लूट लें। नहीं, अब ऐसी लूट तो सबको पता है कौन बूथ लूटता था। बूथ किसने लूटे? वो एक जनता के दिलों पे कब्जा रखते हैं और लूट रहे हैं। देखा क्या रिजल्ट आया? आपने तो राहुल गांधी जी कह गए थे मोदी वोटिंग मशीन, आपने तो पूरा देश ही लूट लिया। आप तो नेगेटिव पॉलिटिक्स में चले हैं सारा। ये प्यार है देश की जनता का, आपको किसने रोका है? आइए आप भी इस लूट में शामिल होइए। लेकिन आप तो चारा लूटेंगे, आप तो बूथ लूटेंगे, आप तो गाड़ी लूटेंगे। इन सब से फुर्सत मिल जाए तब ना। जनता की ताली लूटिए, वाहवाही लूटिए, किसने रोका है? आपने तो लंका दोनों में आग लगा दी। जनता के मैंडेट का सम्मान करो। हम ऐसा नहीं है कि हम जीत गए हैं और हमें 100 सीटें आई, हमें भी 1 सीट मिली है, लेकिन हम जनता को धन्यवाद बोल रहे हैं। आप भी बोलो, अगली बार और मेहनत करो त्यागी जी, क्या दिक्कत है? बंगाल का चुनाव है, वहां लड़ो बगल में। 22 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर हिम्मत है, अभी नया है, युवा है, आप भी तेज प्रताप भी युवा हैं, क्या खोया है? 31 साल के हैं। अरे स्वीकार करो, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का सम्मान इसी सवाल को लेकर मैं अजीत नाथ तिवारी को आप लाइन अप करिए, लेकिन उससे पहले नलिन जी से जवाब ले लेता हूं। नलिन जी, क्या बहस बनती है ईवीएम पर? क्या वाकई ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन बन गई है जैसा राहुल गांधी ने कहा था? राहुल गांधी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, एक तरफ आलू डालिए, दूसरी तरफ से सोना आएगा। दुनिया भर के मतलब दिमागों को आप जो है जोड़ देंगे तो पता नहीं कोई नई एक मशीन बन जाएगी। उनके अधिकार है, कुछ भी कह सकते हैं हम। और वैसे भी संविधान जो है उसमें कोई रोक थोड़ी ना है, अनुच्छेद 19 में। तो राहुल गांधी जी भी अपने विचार करते हैं। अब उन विचार की कितनी गरिमा है और गंभीरता है वो एक बिल्कुल ही अलग विषय है, उस पर तो कई दिनों का डिबेट चल सकता है। तो आज उस डिबेट का चर्चा नहीं है। तो हम जरा स्पष्ट आ जाए, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को लेके एक मजाक कर दिया। मैंने जैसे पहले भी कहा दीपक जी, तो चुनाव छत्तीसगढ़ में जीते अच्छी तरह से, चुनाव अच्छी तरह से मध्य प्रदेश में जीते, तो राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं कि उन चुनावों को रद्द कर दिया जाए क्या? जनता तय करती है। हर बटन पर एक अलग उंगली जाती है। उंगली एक इंसान के, जो भारत का नागरिक है, वो इंसान पुरुष महिला गरीब गांव से पिछड़ा हर वर्ग का अमीर हो जो भी हो, बटन दबाते हैं। बटन जहां दबाते हैं वोट वो निकलता है। वीवीपैट का, भाई इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कई जगह वीवीपैट का प्रयोग हुआ। जिन्होंने कहा उन्होंने कोई कंप्लेंट ही नहीं कहा, जो उन्होंने बटन दबाया, अगर कमल का दबाया तो कमल निकला, किसी और पार्टी का दबाया तो किसी और पार्टी का निकला। तो ये जो मजाक किया है ये किसी भी रूप से कोई परिपक्व चर्चा की बात नहीं है, ये बचकाने बातें हैं। अब किसी को अपने बचकाना हरकत करना है और जनता के सामने अपने इस रूप को रखना है कि हम परिपक्व नहीं हैं,
हम इन बचपने चीजों से बात करते हैं, जैसे लॉलीपॉप बच्चे को नहीं दिया जाता, भैया मेरी लॉलीपॉप आपने छीन ली, उनका अधिकार है भाई, हम कैसे रोक सकते हैं उनको? भाई वो जैसा चाहे जनता के सामने जाए, पर जनता देख रही है और वोट दे रही है ना। इन विषयों पे वोट थोड़ी ना देने वाला है। जब चुनाव के बाद कोई रोना शुरू करता है, चुनाव जीत जाए तो रोना बंद हो जाता है, चुनाव हार जाए तो जनता को, क्योंकि उनके मन में कहीं पर भी सेवा भाव नहीं है जनता के लिए। और दूसरी बात, जनता से घबराते हैं, नहीं तो जनता के सामने सच कहते हैं ना कि चलिए हमसे भूल हो गई, हमारा नेतृत्व आज अच्छा नहीं काम किया उन्होंने इधर राज्य में। उत्तर दे सकता हूँ तो ये मुझे लगता है इसकी पूरी अगर आप चर्चा देखें तो मुझे सप्रा जी बिल्कुल देंगे आप इसका उत्तर। बताइए, सीधा अटैक है ये कांग्रेस पर? देखिए दीपक जी, सवाल ये है कि इस चुनाव के अंदर में हुआ क्या है। हमारी सीटें कम आई है, उसका आत्मनिरीक्षण पार्टी करेगी। हमें भी देखना है कि क्यों हमारी सीटें कम आई हैं। सवाल ये है कि जो आप अभी ईवीएम की बातें कर रहे हैं और राहुल जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी ने एक तंज कसा था, उन्होंने ईवीएम के ऊपर आक्षेप नहीं जड़ा था, उन्होंने एक तंज कसा था भाषण के दौरान। तो उस बात को आप वहीं रहने दीजिए। आप बात कर रहे हैं जिस तरह से नलिन जी अभी बात कर रहे थे, तो मैं भी कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो ईवीएम पर कसा था ना सर, ऐसे अनेक सारे उदाहरण मैं भी तो ईवीएम पर ही कसा था ना, लेकिन सच्चाई ये भी है। मैं आपको चार नहीं सुनिए, मैं आपको चार, दीपक जी आप इस तरह से नलिन जी को टोकते नहीं है जिस तरह से मुझे टोकते। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं आपको नाम देता हूं सर। मैंने एलजेपी वाले को भी टोका, आरजेडी को भी टोका। किशनगंज विधानसभा, राजा पाकर विधानसभा, बरबीघा विधानसभा, ये चारों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कहा गया कि तुम जीत गए, बहुत कम मार्जिन था, लेकिन उनके सर्टिफिकेट रोक दिए गए। किशनगंज में जब 5000 लोगों ने रात को 12 बजे से लेकर सुबह 2:45 बजे तक प्रदर्शन किया, तब उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको सर्टिफिकेट दिया। ये 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे उनको सुबह 3-4 बजे जाकर के सर्टिफिकेट दिया गया, झगड़े होने के बाद में। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। और जब 119 सीटों से ये जब हमारी 113 आ रही थी, जब तो महागठबंधन की, उस समय आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के घर में बीजेपी के आला नेता और नीतीश कुमार और उनके जेडीयू के आला नेता सब बैठे थे। तो उस समय पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर निश्चित रूप से प्रेशर गया है और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हमने उसका कंप्लेन किया है इलेक्शन कमीशन के पास में। जो लोकतंत्र के अंदर प्रावधान है हम उसके तहत कंप्लेन करेंगे, हम उसके तहत जाएंगे, हम अपना विरोध जो है उसको निश्चित रूप से दर्ज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला हुआ था। मैंने 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम के साथ आपको दिया है, आप पता करा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। पटना चलेंगे अजीतनाथ तिवारी जी के पास, बहस को भी आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मनोज तिवारी भी जुड़ेंगे, बोलेंगे जिए हो बिहार के लाला। तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के बिग टेकअवेज क्या हैं, कांग्रेस के लिए क्या सबक है, आरजेडी के लिए क्या सबक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे का रास्ता कैसा है। चर्चा हुई तो बात ईवीएम की भी निकली, क्या चुनाव में धांधली हुई है, ये सवाल भी आरजेडी और कांग्रेस उठा रही है। चरण सिंह सप्रा ने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी एग्जाम्पल दिया। एक बार पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं, हमारे साथ अभिषेक के अलावा प्रमोद त्यागी जी आरजेडी से, अजय कुमार प्रवक्ता एलजेपी के हैं और साथ ही साथ नलिन कोहली जी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन सबसे पहले पटना चलते हैं, अजीतनाथ तिवारी जी से जानते हैं कि तिवारी जी आपको क्या लगता है, ईवीएम में कोई गड़बड़ झाला है या नहीं, या आपको आरजेडी और कांग्रेस की कंप्लेंट्स में दम दिखाई देता है? जी दीपक जी, ऐसा है कि ईवीएम का जो इन लोगों का कहना है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ किया गया हो, ये हारने के बाद जो भी दल हैं ये ऐसा कहते हैं। बिहार की जनता ने भाजपा जदयू को और उनके सहयोगियों को जो जनादेश दिया है, इस पे सभी को, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको ये समझना चाहिए कि जनता की ये मांग थी। उन्होंने साफ तौर पे महागठबंधन को नकारा है और इसीलिए जनादेश उनके पक्ष में गई है एनडीए की। अब मैं बात करूं लोजपा की, तो ऐसे 4 दर्जन एनडीए आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनादेश जिस पर एनडीए के पक्ष में। तिवारी आपको यहीं रुकना होगा, इतना ही वक्त है हमारे पास।
इतना ही वक्त है हमारे पास, लेकिन लोजपा का सवाल आपने उठाया तो सीधे अजय कुमार के पास चलते हैं। अजय कुमार जी, ये क्या हो गया? हनुमान को लंका की जगह अयोध्या में क्यों आग लगाने लगे हनुमान? दीपक भाई, कोई और ये सवाल पूछता तो मैं जवाब भी देता। आप तो इतने परिपक्व और सुलझे हुए पत्रकार हैं। एक बात बताइए, जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो हनुमान कहाँ थे? हनुमान कभी गद्दी पे बैठे हैं? नहीं, हनुमान तो कभी गद्दी पे बैठे ही नहीं। और जब तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे तो बड़े परेशान हो गए कि मैं याद किया जाऊंगा या हनुमान याद किए जाएंगे राम भक्त के तरफ। तो तुलसीदास जी हनुमान के पास गए, उन्होंने कहा तुलसीदास जी जाइए, आपको रामचरितमानस मुबारक, मैं तो राम भक्त कहलाना भी नहीं चाहता हूं। तो ये तो जवाब हुआ लोजपा ने जो काम करना था बड़े भाई को, जो अहंकार से भरे थे, जो ये रावण का अहंकार लिए। देखिए, अयोध्या तो और लंका तो एक मुक्त रूप है, वो अहंकार जहां है वहीं लंका है। उस अहंकार को अगर हमने तोड़ने में सफलता पाई है तो ये हमारी विजय है। और हमने जो वो कहते हैं ना, हंगामा क्यों बढ़ पा जो थोड़ी सी, तो थोड़ी सी, अरे 2 सीट थी, 1 सीट पे है, तो हमने क्या क्या खोया? आपने बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू चिराग जी का सुनाया। और अब दिल्ली आंख ततेरा करते थे नीतीश जी, आप दिल्ली रहिए, बिहार की तरफ मत देखिए। 2010 के चुनाव की बात करूं, स्ट्राइक रेट की बात करूं, भाजपा तब भी इनसे बेहतर स्ट्राइक लेकर के आई थी, लेकिन ये जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने। इस बार भी इनकी जबरदस्ती देखिए, पोस्टर नहीं लगाएंगे, झंडा नहीं लगाएंगे। अरे नहीं लगाया, आपने तो लगाया था, तो क्या उखाड़ लिया? कहां पहुंच गया? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपके स्तर को मैं अभी के लिए मान लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी न केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक बहुत शानदार व्यक्ति और बहुत शानदार क्रिकेटर और बहुत शानदार कलाकार भी हैं। मनोज जी, शुरुआत तो बिहार के लोगों के धन्यवाद से होने चाहिए और आपको कहना चाहिए जिए हो बिहार के लाला। जी थैंक यू दीपक भाई। निश्चित रूप से मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जिया हो बिहार के लाला, जिया हो बिहार के बाला, जिया तू 1000 साला। और जो वो कहते हैं ना कि हमने बार बार कहा है कि जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे जिया हो बिहार के बाला, जिया 10,000 साला। जिया 10,000 भैया दीदी हो, आत्मनिर्भर बिहार के सपना साँच बनौला ये भैया भैया भैया। ओइसन रास्ता बिहार के तू आगे सजौला ये भैया। नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभौला ये भैया। तो मेरी तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके बिहार के माताओं का, बहनों का, युवाओं का, किसानों का, हर बिहार के मतदाता का, उनके परिवार के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी जस्ट लौट के आ रहा हूं प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुन के, और सच में बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद है दीपक भैया। अब मनोज जी, आपकी जो कैंपेनिंग रही उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल रहा। महिलाओं को आपकी कैंपेनिंग हमेशा से आकर्षित करती रही है। इस बार महिला वोटर ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को रिस्पॉन्स दिया, चाहे वो कम उम्र की बहन हो, बड़े उम्र की माता जी हो, ये परिवर्तन आपको क्यों दिखाई दिया और क्या कारण रहा कि जो वोट एनडीए को नीतीश कुमार जी की तरफ से मिलता था, इस बार वो वोट प्रधानमंत्री जी को मिला है? ऐसा क्यों? क्या परिवर्तन देखा आपने ग्राउंड पर? नहीं, नीतीश जी का जो वोट मिलता था वो मिला ही है। हो सकता है थोड़ा सा कुछ सीटें कम हुई हैं, लेकिन चौथी बार कोई स्वीकार किया जाता हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं दीपक भाई, अपने डिबेट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं सबको नमस्कार करते हुए, क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुका है और निश्चित रूप से जनादेश का सम्मान सब कोई कर रहा है। मैं एक सिकटी विधानसभा में मैं जा रहा था और हेलीकॉप्टर से मंच पे जाते के बीच में
मैंने एक बहन को देखा, वो अपनी गोद में इतना छोटा बच्चा, पूछने पे पता चला वो अभी 1 ही महीने का हुआ है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि आप क्यों इसको लेके आए। बोले नहीं, अपनी भाषा में थोड़ा सा वहाँ की जो थी कि हम मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को जिताना है। तो मैं हतप्रभ था। आगे बढ़ता कोई महिला हमारे खींच के हमारे सर पे हाथ रख दे रही है, जैसे वो हमको मोदी समझ के ही आशीर्वाद दे रही। मुझे पता है मेरी औकात क्या है, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूँ। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के इस जोड़ी को जो सौभाग्य समझा है बिहार ने, उसको आगे बढ़ाने में तो महिलाओं का जो योगदान था, उसके लिए हम आज प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े दिल खोल के धन्यवाद किया है। और नो डाउट बिहार की महिलाओं का आशीर्वाद, नारी शक्ति का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए पर नरेंद्र मोदी नीतीश जी की जोड़ी को है मिला। ठीक है मनोज जी, अभी कुछ मतलब अगर आप हैं तो संगीत ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो एक गाना आपको आरजेडी तेजस्वी जी के लिए और कांग्रेस महागठबंधन के लिए भी गाना चाहिए। आज कौन सा गीत समर्पित करेंगे आप उनको? और एक मैं चिराग जी के लिए भी कहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी काफी कुछ किया है पार्टी के लिए। नहीं, निश्चित रूप से चिराग बाबू के लिए तो अभी कुछ कहूँ क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तेजस्वी जिस प्रकार से उन्होंने बहुत मेहनत किया, राहुल गांधी के कारण उनको जरूर नुकसान हो गया। माले जैसे, कन्हैया कुमार जैसे लोगों के साथ मिलने का उनको नुकसान हुआ होगा। लेकिन मैं गाना तो सबके लिए चाहता हूँ, तेजस्वी जी के लिए भी, तेज प्रकाश जी के लिए भी, चिराग जी के लिए भी, कि उगा 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 हो सूरज देव, भैली अर्घा के बेर, अरे छठी मैया हो खासहैया, काहे करताड़ू देर, रखिया बिहार पे नजरिया, होखे बढ़िया सबेर, हमरे बिहार के बचनवा, छठी मैया फूले हो फुलाए, छठी मैया दिहा आशीर्वाद। हम बिहार के एक एक बच्चे के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनादेश आ गया, आगे बढ़ चले हैं। जिसने जो समीक्षा करनी है करेंगे, लेकिन बिहार सुखमय हो, शांतिमय हो, राजनीतिक नफरतों से निकल के हो, ऐसा बिहार बने तो शायद आत्मनिर्भर बिहार की तरफ ये मजबूत कदम होगा। ऐसी हमारी प्रार्थना है न्यूज नेशन के मार्फत। ठीक है मनोज जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं। जया सिंह लखनऊ से जुड़ गई हैं। जया जी, मनोज जी आपके सामने हैं, क्या बोलेंगी मनोज जी को और क्या फरमाइश करेंगी जया जी अपनी तरफ से? जया सिंह जी लखनऊ से जुड़ी है हमारे साथ जी। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले मनोज जी, क्योंकि बिहार में हमने बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और एक सवाल है हमारा और अदर पार्टियों से कि क्योंकि जब इलेक्शन टाइम होता है तो सारी पार्टियां जो है आ जाती हैं, लेकिन जब हमारा कुछ खराब समय होता है तो वो सब पार्टियां कहाँ रहती हैं। तो इसलिए ये जो जीत हम लोग को मिली है मोदी जी के कारण, क्योंकि उनकी विचारधारा पंडित दीनदयाल जी को लेकर है कि अंत्योदय की आखिरी सीढ़ी पे जो व्यक्ति होगा उसको वो सुविधा पहुंचाएंगे। तो हमारे कोरोना काल जो इतना खराब समय था, तो मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को राशन पहुंचाने का काम किया है। और उनकी विचारधारा को लेकर ही शायद जो एक गरीब व्यक्ति है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए, खाना और रहना ही चाहिए। ठीक है जया जी, आपको यहीं रुकना होगा। चलते चलते मनोज जी
दीपावली आने वाली है, शुभकामनाएं हो जाए दर्शकों को आपकी तरफ से। चरण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, अजय जी भी जुड़े हुए हैं, त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं। तो चलते चलते दीपावली के संदेश मनोज तिवारी की स्टाइल में, शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। और मेरे स्टाइल में दीपक भाई आपका भी जवाब नहीं है। आपका गमछा भी आज बहुत बड़ा अच्छा परिचय दे रहा है। ये गमछा हमारे बंगाल साइड का, असम साइड का लगता है और हम लोग बिहार के बाद बंगाल में ही चलने वाले हैं। दीपावली पूरे देश को बहुत शुभ हो। न्यूज़ नेशन के मार्फत मैं सबको अपनी पूरी पार्टी के तरफ से, आदरणीय जेपी नड्डा जी के तरफ से और नरेंद्र मोदी जी के तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, दीपावली मनाओ सुहानी, दीपावली मनाओ सुहानी, दीपावली खुशहाली में जिए हर एक हिंदुस्तानी, दीपावली मनाओ री सुहानी, दीपावली धूमधाम से मनाओ, धूमधाम से मनाओ, सबको गले लगाओ दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, और अग्रिम शुभकामनाएं सप्रा जी को भी, अजय जी को भी, त्यागी जी को भी और अभिषेक को भी। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें देश की बहस में हमारे दर्शक क्या कहते हैं बंगाल के बारे में। आइए दिखा देते हैं परिणाम। देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं, मोदी मैजिक का असर क्या पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। 95% लोग ये मानते हैं कि हाँ, मोदी मैजिक का असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में जरूर पड़ेगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।